बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जासूसी जंक्शन में खुश आमदीद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नए आने वाली वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। विंग कमांडर सिद्दीकी इमरान की कार को सीधे एयरपोर्ट के उस हिस्से की तरफ ले गए जहां हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा था। आपने जाना कहाँ है? सिद्दीकी ने हेलीकॉप्टर के करीब जाकर कार रुकवाते हुए इमरान से मुखातिब होकर पूछा। आरान की सरहदी चौकी पर। इमरान ने हेलीकॉप्टर की पायलट सीट की तरफ बढ़ते हुए कहा। ओके, वैसे आप सरहद पार ना करें वरना हुकूमत आरान वाले आपको निशाना बना देंगे। मैं वैसे उनके सरहदी एयरबेस के कमांडर को कह देता हूँ कि आप गैर फौजी मिशन पर हैं। विंग कमांडर सिद्दीकी ने कहा। थैंक यू, इमरान ने कहा और फिर हेलीकॉप्टर पर चढ़कर पायलट सीट संभाल ली। चंद लम्हों बाद हेलीकॉप्टर फिजा में उड़ता चला गया। इमरान पहले तो हेलीकॉप्टर को सीधा ऊंचा उड़ाकर काफी बुलंदी पर ले गया, फिर उसने उसका रुख उस सड़क की तरफ मोड़ दिया जो कि आरान की सरहदी चौकी की तरफ जाती थी, क्योंकि ज़ाहिर है कार उस सड़क पर ही गई होगी। जब हेलीकॉप्टर सड़क पर पहुंच गया तो इमरान ने उसका रुख सरहद की तरफ कर दिया और फिर वो हेलीकॉप्टर की बुलंदी कम करता गया ताकि ब्लू बर्ड कार को आसानी से पहचान सके। ब्लू बर्ड कार मखसूस साख की होती है, इसलिए वो दूर से ही पहचानी जाती है। हेलीकॉप्टर जंगी नौयत का था, इसलिए उसकी स्पीड खासी तेज थी। इमरान उसे आगे बढ़ा लिए गया। सड़क पर ट्रैफिक का ज्यादा रश मौजूद न था, इसलिए इमरान आसानी से चेकिंग करता चला जा रहा था। उसने कलाई की घड़ी पर नजर डाली। उसके अंदाजे के मुताबिक कार को चले हुए 2-2.25 घंटे गुजर चुके थे। उसे सही वक्त का तो अंदाजा न था, लेकिन उसने अंदाजा इस वक्त से लगाया था जब टाइगर ने उसे इत्तला दी थी कि जॉन मैकेंजो और जॉर्ज आर्नल्ड फजल हुसैन की कोठी में दाखिल हो चुके हैं। हेलीकॉप्टर तेजी से आगे बढ़ा चला जा रहा था और आरान की सरहद इस तनासुब से नजदीक आती जा रही थी। इमरान की नजरें सड़क पर जमी हुई थी कि अचानक ट्रांसमीटर की सीटी की आवाज निकली और इमरान ने चौंक कर ट्रांसमीटर को देखा और फिर हाथ बढ़ाकर उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो इमरान साहब, सिद्दीकी कॉलिंग, ओवर। विंग कमांडर सिद्दीकी की आवाज़ सुनाई दी। यस इमरान स्पीकिंग, ओवर, इमरान ने सपाट लहजे में जवाब देते हुए कहा। उसे दरअसल इस वक्त सिद्दीकी की मुदाखलत बुरी महसूस हुई थी, क्योंकि इस तरह उसकी तवज्जो सड़क से भटकने का खदशा मौजूद था। आप अब आरान की सरहद के करीब हैं। 100 किलोमीटर का फासला बाकी रहता है। मैंने आरान सरहदी एयरबेस को मतला कर दिया है, लेकिन आप भी मोहतात रहें, ओवर, सिद्दीकी ने कहा। मुझे मालूम है, तुम मेरी फिक्र ना करो, ओवर एंड ऑल, इमरान ने सख्त लहजे में कहा और हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। लेकिन इसके साथ ही उसने हेलीकॉप्टर की स्पीड कम करनी शुरू कर दी। अभी तक उसे सड़क पर कहीं ब्लू बर्ड नजर नहीं आई थी और फिर थोड़ी देर बाद वो सरहदी चौकी पर पहुंच ही गया। उसने सरहद के ऐन ऊपर से जाकर हेलीकॉप्टर का रुख मोड़ा और उसे वापस ले आया। उसने सरहद पर से दूसरी तरफ जाने वाली सड़क का भी उस दौरान जायजा ले लिया था। दूर दूर तक ब्लू बर्ड कहीं नजर न आ रही थी। वो अब सड़क पर हेलीकॉप्टर उड़ाता हुआ वापस आ रहा था। उसका जहन बुरी तरह घूम रहा था। अब दो ही सूरतें मुमकिन थी। एक तो ये कि फजल हुसैन ने झूठ बोला है, सरदावर अभी वहीं उसकी कोठी में ही होगा, या दूसरी सूरत ये कि ब्लू बर्ड हैरत अंगेज रफ्तार से चौकी क्रॉस करके दूर निकल चुकी है। दूसरी सूरत तो उसके अंदाजे के मुताबिक मुमकिन नहीं थी। ब्लू बर्ड खासी ताकतवर और तेज रफ्तार होने के बावजूद बहरहाल कार थी, हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर न थी। पहली सूरत मुमकिन थी, लेकिन इसका अंदाजा आज तक कभी गलत ना हुआ था। जिस सिचुएशन में इमरान ने फजल हुसैन ने पूछा था और फिर जवाब देते हुए फजल हुसैन के चेहरे के जो तासुरात और आंखों में जो चमक मौजूद थी वो साफ बता रही कि उसने सच बोला है। लेकिन फिर ब्लू बर्ड कहाँ गई? उस लम्हे उसे अचानक एक ख्याल आया। उसने ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी सेट करने वाली नाब घुमानी शुरू कर दी। चंद लम्हों बाद जब उसने मखसूस फ्रीक्वेंसी सेट कर ली तो उसने ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो X2, ओवर। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो की आवाज़ सुनाई दी। इमरान स्पीकिंग, जनाब, कोठी पर छापे की क्या पोजीशन है जनाब, ओवर, इमरान ने बड़े मौदबाना लहजे में कहा, क्योंकि उसे मालूम था कि विंग्स कमांडर सिद्दीकी कॉल सुन रहा होगा। छापा कामयाब रहा है, ओवर। दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो ने मुख्तसर लफ्जों में बात करते हुए कहा। क्या हमारा आदमी तो वहाँ मौजूद नहीं है जनाब, ओवर, इमरान ने मौदबाना लहजे में पूछा। नहीं, वहाँ सिर्फ कोठी का मालिक और उसका मुलाजिम मौजूद है। पूरी कोठी की तलाशी ली गई है, ओवर, ब्लैक जीरो ने उसी तरह मखसूस लहजे में जवाब दिया। ओके, थैंक यू, ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके फ्रीक्वेंसी नाब घुमाकर वापस पहले वाली कर दी। अब ये बात तो यकीनी हो गई थी कि फजल हुसैन ने झूठ नहीं बोला था, लेकिन फिर ब्लू बर्ड कहाँ गई? यही सोचते सोचते उसने एक बार फिर हेलीकॉप्टर का रुख सरहद की तरफ किया और उसी लम्हे उसे ख्याल आया, सरहदी चौकी पर एक बेहोश आदमी को क्रॉस करना नामुमकिन है। यकीनन कोई आसपास कोई स्पॉट ढूंढा गया होगा और उसी लम्हे उसके जहन में सरहद के करीब वो पुराना किला उभरा। वो एक बार एक स्मगलिंग रैकेट का पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गया था। वो जगह वाकई स्मगलरों की जन्नत थी, क्योंकि पुराने किले तक घना जंगल बिखरा हुआ था। चुनाचे उसने हेलीकॉप्टर का रुख
उस जंगल की तरफ मोड़ दिया। अब उसकी नजरें जंगल पर जमी हुई थी। हेलीकॉप्टर अब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा चला जा रहा था, लेकिन जंगल सुनसान पड़ा हुआ था। जंगल क्रॉस करने के बाद वो पुराने किले तक पहुंच गया, लेकिन ना ही वहां कोई इंसान नजर आ रहा था, ना ही कोई कार। हर तरफ सुनसानी और वीरानी ने डेरा डाल रखा था। इमरान अब वाकई परेशान हो गया था। वो थोड़ी देर किले के ऊपर घूमता रहा, फिर उसने हेलीकॉप्टर को वापस मोड़ा और जंगल के ऊपर से गुजरकर दोबारा सड़क पर आ गया। सड़क पर भी ब्लू बर्ड मौजूद न थी, चुनाचे उसने जंगल की मुखालिफ समत सरहद के करीब करीब चेकिंग शुरू कर दी। यह इलाका चूंकि मैदानी था, इसलिए वो दूर दूर तक देख सकता था। काफी आगे जाने के बाद जब वो दूर दूर उसे कोई कार और आदमी नजर न आए तो वो मायूस हो गया और उसने वापस जाने का ही फैसला कर लिया। फिर उसे ख्याल आया कि सरहदी चौकी से ब्लू बर्ड के मुतालिक मालूम किया जा सकता है। चुनाचे वो सरहदी चौकी की तरफ बढ़ता चला गया। उसने चौकी से जरा फासले पर हेलीकॉप्टर जमीन पर उतारा और फिर नीचे उतरकर वो चौकी की इमारत की तरफ बढ़ता चला गया। फौजी हेलीकॉप्टर को देखकर चौकी के मुलाजमीन अलर्ट हो गए थे, इसलिए जब इमरान वहां पहुंचा तो उन्होंने बाकायदा उसे फौजी अंदाज में सलूट झाड़ दिया। तुम्हारा इंचार्ज कौन है? इमरान ने उनसे मुखातिब होकर पूछा। मैं हूँ जनाब, फरमाइए। एक नौजवान ने मोदबाना अंदाज में सर को झुकाते हुए जवाब दिया। आप यहाँ कितनी देर से मौजूद हैं? इमरान ने नरम लहजे में पूछा। जनाब, पिछले 4 घंटों से ड्यूटी पर मौजूद हूँ, इंचार्ज ने जवाब दिया। ब्लू बर्ड कार देखी हुई है? इमरान ने सवालिया लहजे में कहा। जी हाँ जनाब, अच्छी तरह, इंचार्ज ने हैरत भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा, जैसे उसे इमरान के इस सवाल का मकसद समझ में ना आया हो। कोई ब्लू बर्ड कार 2-3 घंटों में यहाँ पहुंची हो या उसने क्रॉस किया हो? इमरान ने कहा। ओ नहीं जनाब, ब्लू बर्ड कार? नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं, इंचार्ज ने बड़े बातमैद लहजे में सर हिलाते हुए कहा। अच्छा, किसी आबिद अली को जानते हो? अचानक इमरान ने ख्याल के तहत पूछा। आबिद अली? कहीं आपका मतलब उस मशहूर स्मगलर से तो नहीं? ब्लू बर्ड कार उसके पास भी है। अगर वो है तो मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, इंचार्ज ने कहा। वो तो नहीं गुजरा यहाँ से या यहाँ आया हो? इमरान ने पूछा। नहीं जनाब, इंचार्ज ने कहा। ओके, थैंक यू, इमरान ने कदरे मायूस लहजे में कहा और फिर वापस तेजी से हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ता चला गया। अब सूरत हाल और भी ज्यादा उलझ गई थी। हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद होते ही इमरान ने सोचा कि आखिरी बार फिर चेकिंग करे। हो सकता है कार जंगल में छुपी हुई हो। चुनाचे उसने दोबारा जंगल का रुख किया। इस बार उसने इंतहाई नीची परवाज करनी शुरू कर दी और रफ्तार भी इंतहाई आहिस्ता रखी। और फिर थोड़ी ही दूर जाने के बाद वो चौंक पड़ा। उसे दरख्तों के दरमियान नीले रंग की कार की झलक सी दिखाई दी थी। उसने फौरन हेलीकॉप्टर को मोड़ा और उसे जगह बदलकर फिजा में मुअल्लक कर दिया। अब उसकी नजरें ब्लू बर्ड कार के एक हिस्से पर जम गईं, क्योंकि वहां से सिर्फ वही हिस्सा नजर आ रहा था। इमरान ने एक तवील सांस लिया। ब्लू बर्ड कार तो मिल गई थी। अब उसने इधर उधर देखा ताकि हेलीकॉप्टर को उतारने की जगह तलाश करे, और फिर उसे थोड़ी दूर एक खाली जगह नजर आ गई। उसने हेलीकॉप्टर वहां उतारा और खुद उतरकर तेजी से उस तरफ दौड़ा जिधर ब्लू बर्ड कार मौजूद थी। चंद ही लम्हों बाद वो ब्लू बर्ड के करीब मौजूद था, लेकिन कार खाली पड़ी हुई थी। उसका एक टायर फ्लैट हो चुका था। इमरान चंद लम्हे सोचता रहा, फिर वो आगे बढ़ा और उसने कार के इंजन पर हाथ रख दिया। दूसरे लम्हे उसकी आंखों में चमक सी लहराई। कार का इंजन अभी तक गर्म था। इमरान ब्लू बर्ड जैसी कार के ताकतवर इंजन से अच्छी तरह वाकिफ था, और फिर उस शिकस्ता रास्ते पर कार के इंजन पर जिस कदर दबाव पड़ा होगा उसका भी अच्छी तरह अंदाजा था। इस लिहाज से उसने यही अंदाजा लगाया कि कार को यहाँ रुके हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है। इमरान ने इधर उधर देखा और फिर वो जमीन पर उगी हुई घास पर झुक गया। यहाँ घास खासी ऊंची ऊंची थी। वो गौर से घास को देखता रहा। फिर उसकी तेज नजरों ने मसली हुई घास से अंदाजा लगाया कि यहाँ से पुराने किले की तरफ जाने वाले अफराद की तादाद 3 है। चुनाचे वो तेजी से वापस दौड़ा और चंद लम्हों बाद उसका हेलीकॉप्टर एक बार फिर फिजा में बुलंद होता चला गया। हेलीकॉप्टर का रुख एक बार फिर पुराने किले की तरफ था और इमरान की नजरें नीचे फैले हुए जंगल पर जमी थी। जंगल पुराने किले तक चला गया था, इसलिए जब इमरान पुराने किले के करीब पहुंचा तो उसने एक खाली जगह देखते हुए हेलीकॉप्टर वहां उतार दिया और खुद जेब से रिवाल्वर निकाले तेजी से पुराने किले की तरफ दौड़ता चला गया। उसे यकीन था कि सरदावर समेत जॉन मैकेंजे और उसके साथी जरूर उसी किले में ही छुपे हुए होंगे। वह पूरी तरह मोहतात और चौकन्ना था, क्योंकि इतनी बात वो भी अच्छी तरह जानता था कि हेलीकॉप्टर को उतरता देखकर वो सब लोग अगर वहां मौजूद होंगे तो यकीनन चौकन्ना हो गए होंगे, और घने जंगल में किसी अकेले आदमी को किसी तरफ से भी इंतहाई इत्मीनान से गोली का निशाना बनाया जा सकता है। पुराने किले की एक खस्ता सी राहदारी में स्याह रंग की कार मौजूद थी। कार पर हुकूमत आरान की रजिस्ट्रेशन प्लेट मौजूद थी। किले से बाहर सतून की आड़ में एक लंबा तड़ंगा नौजवान बड़ी बेचैनी की आलम में खड़ा जंगल की तरफ देख रहा था। अभी थोड़ी देर पहले उसने एक फौजी हेलीकॉप्टर को किले और जंगल के ऊपर चकराता हुआ देखा था। हेलीकॉप्टर का अंदाज ऐसा था जैसे वो किसी खास टारगेट की चेकिंग कर रहा हो। और फिर चंद लम्हों बाद जब हेलीकॉप्टर वापस चला गया तो नौजवान ने इत्मीनान का एक तवील सांस लिया।
لیکن اس کے باوجود اس کی بے چینی میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ اسے ایک ایک لمحہ گراں گزر رہا تھا۔ پرانے قلعے سے تھوڑی دور آگے پرانا سرحدی پھاٹک موجود تھا، جو کہ گو اب مکمل طور پر بند رہتا تھا، لیکن پھر بھی وہاں حکومت آران کی طرف سے چند گارڈ ڈیوٹی دیتے تھے تاکہ سمگلر وہاں سے سرحد پار نہ کر سکیں۔ اور ہوپ نے آران میں ویسٹرن کارمن کے سفیر کی مدد سے ایک مشہور سمگلر کی خدمات حاصل کی تھیں، اور اس کی مدد سے اس نے ان گارڈز کو بھاری رشوت دے کر اس بات کا انتظام کر لیا تھا کہ وہ کار لے کر نہ صرف پاکیشیا کے اس پرانے قلعے میں موجود ہو، بلکہ اس نے واپسی کا بھی بندوبست کر لیا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ گارڈز کی ڈیوٹی مزید آدھے گھنٹے بعد ختم ہونے والی تھی، اور اس کے بعد جو گارڈز ڈیوٹی پر آنے والے تھے وہ خریدے نہ جا سکتے تھے۔ اس لیے وہ واپس جانے کے لیے اس کے پاس آدھا گھنٹہ تھا، اور اسی وجہ سے وہ جان مکینزو کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ ریڈ فاکس نے اسے تفصیلی ہدایات دے دی تھی، اس لیے وہ جانتا تھا کہ جان مکینزو کے ساتھ پاکیشیا کے ایک معروف سائنسدان سرداور بھی ہوگا، اور وہ یہ ساری کاروائی اسی کے اغوا کے سلسلے میں ہو رہی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہیلی کاپٹر کو دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا، لیکن جب ہیلی کاپٹر واپس چلا گیا تو اس نے یہی سمجھا کہ معمول کی چیکنگ ہو رہی ہوگی۔ ابھی وہ یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ اسے دور درختوں میں حرکت سی محسوس ہوئی، اور وہ چونک پڑا، اور چند لمحوں بعد اس نے واضح طور پر 3 افراد کو درختوں کی آڑ میں سے ہوتے ہوئے پرانے قلعے کی طرف بڑھتے دیکھ لیا۔ وہ چند لمحوں تک غور سے ان افراد کو دیکھتا رہا، اور دوسرے لمحے جان مکینزو کو پہچان کر وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ ستون کی آڑ سے نکل کر وہ تیزی سے ان کی طرف دوڑ پڑا۔ وائلڈ ٹائیگر، میں ہوپ ہوں، اس نے ستون کی آڑ سے نکلتے ہی چیخ کر کہا، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہیں اسے دشمن سمجھ کر گولی کا نشانہ نہ بنا دیا جائے، اور اس کی آواز سنتے ہی وہ تینوں ٹھٹک کر رک گئے۔ چند لمحوں بعد ہی ہوپ ان کے قریب جا پہنچا۔ جلدی آئیے باس، وقت بے حد کم ہے، ہوپ نے جان مکینزو سے مخاطب ہو کر کہا۔ کار لے آئے ہو؟ جان مکینزو نے پوچھا۔ ہاں باس، قلعے کے اندر کھڑی ہے، واپسی کا پروگرام بھی طے ہے، لیکن وقت کم ہے، میں تو سخت بے چین تھا، ہوپ نے ان کے ساتھ ساتھ قلعے کی طرف چلتے ہوئے کہا۔ میری کار راستے میں خراب ہو گئی تھی، اس لیے ہمیں باقی سفر پیدل طے کرنا پڑا، جان مکینزو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا یہی سرداور ہیں جنہیں لے جانا ہے؟ ہوپ نے سرداور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ان کی پشت پر بندھے ہوئے ہاتھ دیکھ کر ہی وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ یہی ان کا شکار ہوگا۔ ہاں یہی ہیں، اور یہ عابد علی ہیں، ہمارے آدمی ہیں، جان مکینزو نے کہا، اور ہوپ اور عابد علی نے ایک دوسرے کو مسکرا کر سلام کیا۔ باس، ایک فوجی ہیلی کاپٹر تھوڑی دیر پہلے یہاں چکر لگا گیا ہے، میں تو بڑا پریشان ہو گیا تھا، ہوپ نے کہا۔ ارے نہیں، ہمارے پیچھے فوج نہیں لگی ہوئی، وہ ویسے ہی گزرا ہوگا، جان مکینزو نے سر ہلاتے ہوئے کہا، مگر دوسرے لمحے وہ بری طرح چونک پڑے، کیونکہ ہیلی کاپٹر کی آواز ایک بار پھر سنائی دینے لگی تھی۔ اسی لمحے ہیلی کاپٹر انہیں نظر آ گیا، وہ پرانے قلعے کے قریب فضا میں اڑ رہا تھا۔ اوہ، یہ دوبارہ کیوں آ گیا؟ جان مکینزو نے پریشان لہجے میں کہا۔ ارے باس، یہ تو یہاں اتر رہا ہے، جلدی کیجیے، پرانے قلعے میں ہم آسانی سے چھپ سکتے ہیں، ہوپ نے کہا، اور وہ سب پرانے قلعے کی طرف دوڑ پڑے۔ جان مکینزو سرداور کو بازو سے پکڑے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹ رہا تھا۔ عابد علی، تم سرداور کو لے کر اندر چھپ جاؤ، میں اور ہوپ باہر چیکنگ کریں گے، جان مکینزو نے کہا، اور عابد علی سرداور کو پکڑے اس پرانے قلعے کی طرف اندر بھاگتا گیا، جبکہ ہوپ اور جان مکینزو دونوں قلعے کے سامنے موجود گھنے درخت پر چڑھتے چلے گئے۔ ابھی وہ دونوں درخت کی گھنی چاکھوں میں چھپے ہی تھے کہ انہیں دور سے ایک نوجوان بڑے محتاط انداز میں قلعے کی طرف آتا دکھائی دیا۔ اوہ، یہ تو علی عمران ہے، اوہ، یہ کیسے پہنچ گیا؟ جان مکینزو نے بڑے پریشان سے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اوہ، کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ ہوپ نے حیرت بھرے انداز میں پوچھا۔ ہاں، یہ یہاں کا سب سے خطرناک آدمی ہے، جان مکینزو نے ہونٹ کاٹتے ہوئے جواب دیا۔ تو میں اسے یہیں ڈھیر کر دیتا ہوں، ہوپ نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ جان مکینزو اسے منع کرتا، ہوپ نے برق رفتاری سے ریوالور کا رخ عمران کی طرف کیا، اور دوسرے لمحے ریوالور کے زوردار دھماکے سے جنگل گونج اٹھا۔ وہ مارا، ہوپ نے خوشی سے چیختے ہوئے کہا، کیونکہ دھماکے کے فوراً بعد انہوں نے عمران کو بری طرح اچھل کر گھاس پر گرتے ہوئے دیکھا، اور اب وہ گھاس پر پڑا بری طرح ہاتھ پیر مار رہا تھا۔ اوہ، واقعی تمہارا نشانہ بے داغ ہے، یہ تو ختم ہو رہا ہے، جان مکینزو نے یوں حیرت بھرے لہجے میں کہا جیسے اسے عمران کے مرنے کا یقین نہ آ رہا ہو۔ مجھ سے کوئی بچ کر جا سکتا ہے باس، آپ جانتے ہو ہوپ ریوالور سے اڑتی ہوئی مکھی کا پر توڑ سکتا ہے، ہوپ نے مسکراتے ہوئے بڑے فخریہ انداز میں کہا، اور جان مکینزو نے سر ہلا دیا۔ عمران کا جسم اب بے حس و حرکت ہو چکا تھا، اس لیے وہ دونوں تیزی سے درخت سے اترے اور پھر ریوالور سنبھالے عمران کی طرف دوڑتے چلے گئے۔ وہ شاید عمران کی موت کے متعلق پوری طرح اطمینان کر لینا چاہتے تھے۔ عمران کے بالکل قریب پہنچنے سے پہلے جان مکینزو نے ہاتھ اٹھا کر ہوپ کو آگے بڑھنے سے روک دیا، اور ہوپ اسے حیرت سے دیکھنے لگا، جیسے مردہ آدمی سے خوف پر وہ حیران ہو رہا ہو۔ باس، ایک مردہ آدمی سے کیا خوف؟ ہوپ نے آخر کہہ ہی دیا۔ خوف نہیں، احتیاط کی بات ہے،
जॉन मैकेंजो ने कहा, और फिर वो रिवॉल्वर हाथ में पकड़े आहिस्ता आहिस्ता घास पर टेढ़े मेढ़े अंदाज में पड़े हुए इमरान की तरफ बढ़ने लगे। जॉन मैकेंजो बेहद मोहतात और चौकन्ना था, जबकि होप के अंदाज में लापरवाही थी, जैसे उसे यकीन हो कि उसका निशाना खता नहीं हो सकता। तुम यहीं ठहरो बुड्ढे, और खबरदार अगर भागने की कोशिश की, आबिद अली ने बड़े कुरख्त लहजे में सरदावर को पुराने किले की राहदारी में धक्का देते हुए कहा। सरदावर लड़खड़ाते हुए राहदारी में दाखिल हुए, जबकि आबिद अली वहीं राहदारी के करीब ही रुक गया। वो इस अंदाज में खड़ा था कि अंदर राहदारी को भी चेक कर सके और बाहर का भी जायजा ले सके। उसके हाथ में रिवाल्वर मौजूद था। सरदावर एक लम्हे के लिए रुके, फिर उन्होंने इधर उधर देखा। टूटी हुई राहदारी से एक और राहदारी दाएं तरफ मुड़ रही थी। उसी लम्हे उन्हें बाहर जंगल में एक खौफनाक धमाके की आवाज सुनाई दी, और साथ ही किसी के खुशी से चीखने की आवाज भी उनके कानों तक पहुंची। आवाज वो पहचान गए कि ये मुजरिमों के नए साथी की थी। गुड शो! धमाके और हसरत भरी चीख सुनते ही आबिद अली ने बेख्तियार कहा, और एक लम्हे के लिए उसने गर्दन बाहर निकाल कर देखा, और सरदावर ने उस लम्हे को गनीमत जाना। दूसरे लम्हे वो तेजी से और दाएं तरफ जाने वाली राहदारी में दौड़ते चले गए। ठहरो बुड्ढे, गोली मार दूंगा, पीछे से उन्हें आबिद अली की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। मगर सरदावर रुके नहीं, बल्कि भागते हुए अचानक एक और राहदारी में मुड़ गए। उसी लम्हे धमाके और साएं की आवाज से गोली उनके करीब से गुजरती चली गई। अगर वो मुड़ ना जाते तो यकीनन गोली उनकी पुश्त में पैवस्त हो चुकी होती। उस राहदारी में मुड़ते ही वो एक टूटे हुए कमरे में दाखिल हुए, और उसके मोटे से सतून की आड़ में रुक गए, क्योंकि उन्हें अचानक एहसास हुआ था कि उनके कदमों की आवाज उनकी मौजूदगी का पता दे रही है। उनके हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे, इसलिए वो अपने आप को बुरी तरह बेबस महसूस कर रहे थे। दौड़ते हुए कदमों की आवाज उन्हें राहदारी में मुड़ती सुनाई दी, और उन्होंने सांस रोक लिया, मगर आवाज उस कमरे के दरवाजे के सामने पहुंचकर रुक गई। बाहर निकल आओ बुड्ढे, जमीन पर पड़ी गर्द पर तुम्हारे पैरों के निशानात बता रहे हैं कि तुम इस कमरे में मौजूद हो। बाहर से आबिद अली की चीखती हुई आवाज सुनाई दी, और सरदावर के जिस्म में मायूसी की लहर दौड़ती चली गई। उन्हें इन निशानात का तो ख्याल तक न आया था, लेकिन वो वहीं सांस रोके खड़े रहे, और फिर उन्हें एक लात अंदर दाखिल होती दिखाई दी। वो जिस सतून की आड़ में खड़े थे वो इंतहाई पुराना और खस्ता था, और ऊपर से टूटा हुआ था, लेकिन इस दरवाजे के अलावा बाहर निकलने का और कोई रास्ता न था। इसलिए वो बेबस से इस सतून से लगे खड़े थे। आबिद अली न जाने क्यों इतनी एहतियात कर रहा था, हालांकि वो जानता था कि सरदावर के हाथ बंधे हुए हैं और उनके पास कोई हथियार भी ना है। शायद वो सरदावर के इस तरह अचानक दौड़ पड़ने पर नफ्सियाती दबाव में आ गया था। जब दूसरी लात अंदर आई तो सरदावर ने इंतहाई मायूसी के आलम में होंठ भींच लिए, क्योंकि अब सिर्फ आने वाला मुड़ेगा और फिर सरदावर उसके रहमो करम पर होंगे। और इसी मायूसी के आलम में वो सतून के साथ मजीद चिमट गए। उनके इस तरह चिमटने से सतून जरा सा हिला, और सरदावर के जहन में बिजली की सी तेजी से एक ख्याल आया, और उन्होंने पूरी कुव्वत से सीने की मदद से सतून को धक्का दिया। दूसरे लम्हे सतून धड़ाम की आवाज से दूसरी तरफ गिरा, और आबिद अली की चीख सुनाई दी। वो चूंकि सतून की दूसरी तरफ था, इसलिए सतून उसी पर गिरा था, और वो सतून समेत नीचे फर्श पर गिरा था। सतून के गिरते ही सरदावर ने छलांग लगाई और गिरे हुए सतून की ईंटों को फलांगते हुए दरवाजे की तरफ लपके, मगर दूसरे ही लम्हे वो चीखते हुए मुंह के बल फर्श पर जा गिरे। आबिद अली ने उनकी टांग पकड़ ली थी। आबिद अली सतून अपने ऊपर गिरने से नीचे जरूर गिरा था, लेकिन सतून की पुरानी ईंटों ने उसे कोई खास नुकसान ना पहुंचाया था। इसलिए जैसे ही सरदावर उसे फलांगते हुए ऊपर से गुजरे, उसने हाथ बढ़ाकर उनकी टांग पकड़ ली, और सरदावर झटका खाकर मुंह के बल गिरे। आबिद अली उनके गिरते ही टांग छोड़कर तेजी से उठा, अलबत्ता उसका रिवाल्वर उसके हाथ से निकल चुका था। बट झपटा, मगर सरदावर नीचे गिरते ही तेजी से करवट बदल गए, और आबिद अली मुंह के ऐन बल उस जगह गिरा जहां एक लम्हा पहले सरदावर मौजूद थे। सरदावर चूंकि अचानक और गैर मुतवक्का तौर पर करवट बदल गए थे, इसलिए आबिद अली बर वक्त संभल ना सका। मुंह के बल नीचे गिरते ही उसने फुर्ती से उठने की कोशिश की, मगर उसी लम्हे तेज गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी, और फिर कमरे की दहलीज पर मौजूद पुरानी सी छत एक धमाके से उनके ऊपर आ गिरी, और सरदावर को यूं महसूस हुआ जैसे वो तारीकी की अथाह गहराई में डूबते चले जा रहे हों। इमरान जैसे ही दौड़ता हुआ पुराने किले की तरफ बढ़ा, उसने दूर एक दरख्त पर किसी आदमी की झलक देखी, और फिर उसने अभी 2 ही कदम उठाए होंगे कि उसे एक दरख्त की घनी शाखों में जमाका सा दिखाई दिया। जमाका देखते ही इमरान तेजी से जमीन पर गिरा, और उसी लम्हे जाई की तेज आवाज से गोली उसके बाजू के करीब से गुजरती चली गई। साथ ही रिवाल्वर चलने का धमाका सुनाई दिया। इमरान ने नीचे गिरकर इस तरह हाथ पैर मारने शुरू कर दिए जैसे गोली उसे लग गई हो,
और फिर उसे दरख्त पर से मुसरत भरी चीख सुनाई दी। इमरान समझ गया कि उसकी अदाकारी कामयाब रही है। उसने ये अदाकारी सिर्फ इसीलिए की थी कि वो चाहता था कि छुपे हुए सब लोग बाहर आ जाएं, वरना अगर वो एक से लड़ता तो दूसरा उसे निशाना बना सकता था। चंद लम्हों तक एड़ियां रगड़ने के बाद इमरान बेहिस्सो हरकत होता चला गया। वो घास पर अब बड़े टेढ़े मेढ़े अंदाज में पड़ा हुआ था। उसने दानिस्ता अपने सर की पुश्त उस दरख्त की तरफ कर दी थी जिस तरफ से गोली चली थी, और उस हाथ को इस अंदाज में अपनी आंखों के सामने रख लिया था जिस पर घड़ी बंधी हुई थी। उसे घड़ी के शीशे में से अपनी पुश्त का पूरा मंजर साफ नजर आ रहा था। उसने ये चक्करबाजी इसलिए की थी ताकि उसके करीब आने वाले बेधड़क आगे बढ़ जाएं, वरना इत्मीनान के लिए हो सकता था वो फासले से दूसरी गोली चला दें, और ऐसी सूरत में इमरान बच ना सकता था, बल्कि उसकी अदाकारी उसके लिए मोहलिक भी साबित हो सकती थी। चुनाचे वही हुआ। उसने घड़ी के शीशे में दरख्त पर से दो अफराद को छलांगे लगाकर नीचे उतरते देखा। उन दोनों के हाथों में रिवाल्वर थे। नीचे छलांगे लगाते ही वो दोनों तेजी से इमरान की तरफ बढ़ते चले आए, और अभी इमरान जॉन मैकेंजो को अच्छी तरह पहचान चुका था, क्योंकि सिर्फ वही दोनों ही आगे आए थे, और इमरान का अंदाजा था कि कार से 3 अफराद ही किले की तरफ गए हैं। इसलिए इमरान ने यही अंदाजा लगाया कि सरदावर तीसरा आदमी होगा जिसे ये जबरदस्ती अपने साथ ले आए होंगे। इमरान उनके करीब आने का इंतजार करता रहा। रिवॉल्वर वाला हाथ उसने टेढ़ा करके अपनी रान के नीचे इस तरह दबाया हुआ था कि पलक झपकने में वो उसे बखूबी इस्तेमाल कर सकता था। वो दोनों पहले तो बेतहाशा भागते हुए आए, मगर चंद कदम आगे बढ़ने के बाद वो दोनों रुक गए। जॉन मैकेंजो बेहद मोहतात नजर आ रहा था। बॉस, एक मुर्दा आदमी से क्या खौफ? जॉन मैकेंजो के साथी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। खौफ नहीं, एहतियात की बात है, जॉन मैकेंजो ने जवाब दिया, और फिर वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता इमरान की तरफ बढ़ने लगे। इसकी पुश्त हमारी तरफ है। अगर ये जिंदा होता तो कभी इस तरह लेटने का खतरा मोल ना लेता, जॉन मैकेंजो के साथी ने और करीब आते हुए कहा। मगर उसी लम्हे इमरान के आसाब तन गए। उसने जॉन मैकेंजो का रिवॉल्वर वाला हाथ उठते हुए देखा। वो यकीनन इमरान के सर की पुश्त में गोली मारकर हर किस्म का खदशा खत्म करना चाहता था। अब एक लम्हे की भी देर इमरान के लिए खतरनाक साबित हो सकती थी, इसलिए जैसे ही जॉन मैकेंजो का हाथ सीधा हुआ, इमरान चीते की तरह उछला और दूसरे लम्हे बैक वक्त 3 फायर हुए। एक धमाका इमरान के रिवॉल्वर का, दूसरा जॉन मैकेंजो के रिवॉल्वर का, और तीसरा धमाका दूर किले में हुआ था, और साथ ही जॉन मैकेंजो के हलक से चीख निकल गई। उधर इमरान ने भी होंठ भींचते हुए हाथ झटका। इमरान का रिवॉल्वर भी उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। जॉन मैकेंजो के रिवॉल्वर से निकलने वाली गोली इमरान के रिवॉल्वर की नाल पर पड़ी थी, और इमरान के रिवॉल्वर से निकलने वाली गोली जॉन मैकेंजो के रिवॉल्वर पर। नतीजा ये कि दोनों के रिवॉल्वर गायब हो चुके थे। ये सरीहान एक इत्तेफाक था। इमरान ने तो गोली खैर चलाई ही जॉन मैकेंजो का रिवॉल्वर उड़ाने के लिए थी, लेकिन जॉन मैकेंजो की गोली का इमरान के रिवॉल्वर पर पड़ना इत्तेफाक के साथ साथ इमरान की खुशकिस्मती भी थी। अगर इमरान का रिवॉल्वर वाला हाथ ऐन उसी लम्हे गोली वाले जाविये पर ना होता तो गोली इमरान के पहलू में घुस चुकी होती। इमरान के हाथ से रिवॉल्वर निकलते ही जॉन मैकेंजो के साथी ने इंतहाई फुर्ती से गोली चलाई, मगर अब इमरान संभल चुका था। उसने वो बिजली की सी तेजी से अपनी जगह हट गया और गोली उसके करीब से निकलती चली गई। जॉन मैकेंजो का साथी मुसलसल गोलियां चलाया गया, मगर उसके सामने इमरान जैसा शख्स था जिसे गोली छू भी ना सकती थी। चुनाचे इमरान जवाब में संगे आर्ट का मुजाहरा करता रहा, और चंद लम्हों बाद ही जॉन मैकेंजो के साथी के रिवॉल्वर से ठक की आवाज सुनाई दी, और ऐन उसी लम्हे इमरान ने उन पर छलांग लगा दी। जॉन मैकेंजो और होप दोनों इतने करीबी फासले से इमरान के इस तरह गोलियों के बच्चे निकलने पर हैरत से पागल हुए जा रहे थे। उनके तो तस्वुर में भी ना था कि कोई शख्स उनकी गोलियों की जद से इस तरह भी बच सकता है। चुनाचे वो इमरान की छलांग के मुकाबले में बर वक्त अपना दिफा न कर सके, और इमरान उन दोनों को लेता हुआ बैक वक्त घास पर जा गिरा। नीचे गिरते ही इमरान तड़प कर उठा, और दूसरे लम्हे उसकी लात इंतहाई तेजी से घूमती हुई जॉन मैकेंजो के साथी के जबड़े पर पड़ी, और उसने सर की भरपूर टक्कर उठने की कोशिश करते हुए जॉन मैकेंजो के सीने पर मारी। उन दोनों के हलक से चीखें निकल गईं। इमरान ने उछलकर दूसरा वार करना चाहा, मगर इस बार जॉन मैकेंजो के साथी ने इंतहाई फुर्ती से इमरान की टांग पकड़ ली, और इमरान मुंह के बल घास पर गिरा। उसी लम्हे जॉन मैकेंजो उछलकर उसके ऊपर आ गिरा। इमरान ने अपने जिस्म को जोरदार झटका दिया, और जॉन मैकेंजो उलटकर अपने ही साथी पर गिरा जो इमरान की टांग छोड़कर अब उठने की कोशिश कर रहा था। और फिर वो तीनों एक ही वक्त में उठ खड़े हुए। अब वो तीनों एक दूसरे के आमने सामने थे। जॉन मैकेंजो के साथी का जबड़ा टूट कर लटक गया था, और उसका चेहरा इस वजह से बुरी तरह मसख हो चुका था। उठकर खड़े होते ही उन दोनों ने बैक वक्त ही इमरान पर छलांगे लगाई, मगर इमरान तेजी से नीचे झुका, और दूसरे लम्हे वो एक झटके से ऊपर उठा, और वो दोनों ही उसके सर के ऊपर से होते हुए कलाबाजी खाकर पुश्त के बल घास पर गिरे। होप भागो, तुम भाग कर सरहद पार करो। होप भागो, तुम भाग कर
सरहद पार करो, मैं इसे संभालता हूँ। अचानक जॉन मकैंजो ने चीख कर अपने साथी से कहा, और उसका साथी यूं उछल कर दौड़ा जैसे उसके पीछे मौत लग गई हो। और इमरान जॉन मकैंजो का मकसद समझ गया। वो अपने साथी को इसलिए भगा रहा था ताकि वो सरदावर को लेकर सरहद पार कर जाए। मकसद समझने के बाद जाहिर है इमरान उसे कहाँ निकलने देता था। वो भी तेजी से उसके पीछे दौड़ा, मगर जॉन मकैंजो ने इंतहाई फुर्ती से उसकी टांगों में पैर अड़ा दिया और इमरान सीने के बल घास पर गिरा। उसी लम्हे जॉन मकैंजो ने उस पर छलांग लगा दी। इमरान नीचे गिरते ही इंतहाई तेजी से करवट बदल गया और जॉन मकैंजो आखिरी लम्हात में अपने आप को ना संभाल सका, और वो ऐन उसी जगह जहां एक लम्हा पहले इमरान गिरा था, सीने के बल गिरा। अलबत्ता उसने अपने दोनों हाथ आगे करके अपना चेहरा जख्मी होने से बचा लिया। इमरान करवट बदलते ही किसी स्प्रिंग की तरह उछला और दूसरे लम्हे वो चीते किसी बरक रफ्तारी से पुराने किले की तरफ दौड़ा, जिधर होप दौड़ा चला जा रहा था। वो अब होप और इमरान का फासला काफी हो चुका था, लेकिन इमरान की रफ्तार उससे कहीं ज्यादा तेज थी। इमरान हर कीमत पर सरदावर को सरहद पार जाने से रोकना चाहता था। जॉन मकैंजो भी उठकर इमरान के पीछे दौड़ रहा था। होप और इमरान के दरमियान फासला तेजी से कम होता जा रहा था कि इमरान दौड़ते दौड़ते जरा सा झुका और दूसरे लम्हे उसका हाथ बिजली की सी तेजी से घूमा और होप यूं उछलकर घास पर गिरा जैसे उसे गोली लग गई हो। इमरान ने दरअसल दौड़ते हुए जमीन पर मौजूद एक पत्थर न सिर्फ उठा लिया था, बल्कि उसने पत्थर पूरी कुव्वत से होप को भी मार दिया था। और इमरान के निशाने का ये कमाल था कि इतनी रफ्तार से दौड़ने के बावजूद उसका निशाना बिल्कुल दुरुस्त रहा और होप पत्थर की जरब खाकर घास पर गिरा। और फिर इससे पहले कि वो उठता, इमरान उसके सर पर पहुंच चुका था। इमरान ने झुककर उसे दोनों हाथों से उठाया और वो उसे घुमाकर एक दरख्त के तने से मारना चाहता था कि उसके पीछे आने वाला जॉन मकैंजो तोप के गोले की तरह उससे आ टकराया और एक बार फिर वो तीनों एक दूसरे से गलत मलत होकर जमीन पर जा गिरे। उसी लम्हे इमरान के सर पर जबरदस्त चोट लगी और एक लम्हे के लिए इमरान को यूं महसूस हुआ जैसे उसकी खोपड़ी फटकर हजारों हिस्सों में बिखर जाएगी, मगर दूसरे लम्हे उसने अपने आप को संभाल लिया और तेजी से कलाबाजी खाकर सीधा होने लगा। उसी लम्हे उसके कंधे पर एक और जोरदार जरब लगी और इमरान एक झटके से नीचे आ गिरा, मगर नीचे गिरते हुए उसने जॉन मकैंजो के हाथ में एक बड़ा सा पत्थर देख लिया। उसने भी शायद इमरान की ही नकल की थी और उसे छोटा पत्थर ना मिला तो उसने बड़ा सा पत्थर उठा लिया था, जिसे दोनों हाथों से पकड़कर वो इमरान की खोपड़ी तोड़ना चाहता था। इमरान कांधे पर जरब खाकर नीचे गिरा तो उसका जिस्म कमान की तरह मुड़ा और उसकी दोनों टांगें पूरी कुव्वत से उठकर जॉन मकैंजो के पहलू पर पड़ी और जॉन मकैंजो के हलक से चीख निकली और उसके हाथों से वो भारी पत्थर छूट गया। दूसरे लम्हे पत्थर पूरी शिद्दत से नीचे पड़े हुए होप के सर पर गिरा और होप का जिस्म पानी से निकली हुई मछली की तरह तड़पने लगा। इमरान एक झटके से उछलकर सीधा खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब सुर्खी औद कर आई थी। जॉन मकैंजो उसके सामने खड़ा हाँप रहा था। होप को फड़कते देखकर उसकी आंखों में हैरत और खौफ के मिले जुले तासरात उभर आए थे। अब तक मैं तुम्हें सिर्फ सीक्रेट एजेंट समझकर तरह देता चला आया हूं, मगर अब तुम मेरे लिए सिर्फ मुजरिम हो और अब तुम्हारे साथ वही सलूक होगा जो मैं मुजरिमों से करता चला आया हूं। इमरान ने होंठ भींचते हुए इंतहाई सर्द लहजे में कहा, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, मैं वाइल्ड टाइगर हूँ, वाइल्ड। जॉन मकैंजो ने गुस्से की शिद्दत से चीखते हुए कहा, तुम वाइल्ड टाइगर नहीं हो बल्कि पालतू भेड़ हो, भेड़, समझे? इमरान ने सर झटकते हुए जवाब दिया और दूसरे लम्हे वो तेजी से अपनी जगह से उछला। जॉन मकैंजो ने इंतहाई फुर्ती से साइड बदल ली, मगर वो इमरान के जबरदस्त डोज में आ गया। इमरान ने सिर्फ उछलने का पोज बनाया था, वरना वो अपनी जगह खड़ा था। फिर जैसे ही जॉन मकैंजो ने साइड बदली, वो बिजली के कूंदे की तरह उछलता हुआ उस पर आ पड़ा। जॉन मकैंजो के पास अब मोहलत न मिली कि वो इमरान से अपने आप को बचा सकता। चुनाचे इमरान के सर की टक्कर खाकर डकराता हुआ पुश्त के बल जमीन पर आ गिरा और इमरान मशीन की तरह उछलकर दोनों पैर इकट्ठे करके उसकी पिंडलियों पर कूद पड़ा और दूसरे लम्हे जंगल जॉन मकैंजो की लर्जाखेज चीखों से गूंज उठा। उसकी दोनों पिंडलियों की हड्डियां टूट चुकी थीं। वो बुरी तरह तड़पने लगा, मगर इमरान ने हड्डियां तोड़ते ही झुककर उसे एक बाजू से पकड़ा और दूसरे लम्हे उसका पैर उसके दूसरे बाजू पर पड़ा। साथ ही उसने जॉन मकैंजो के पकड़े हुए हाथ को एक जोरदार झटका दिया और जॉन मकैंजो का बाजू कंधे से उतरता चला गया। जॉन मकैंजो के हलक से निकलने वाली चीखें और ज्यादा बुलंद होती चली गईं। हौसला रखो, तुम तो वाइल्ड टाइगर हो, क्यों गीदड़ की तरह चीख रहे हो? इमरान ने पूरी कुव्वत से उसके पहलू में लात मारते हुए कहा और जॉन मकैंजो की चीखें हलक में ही घुटती चली गईं। उसकी कई पसलियां टूट गई थीं और वो तकलीफ की शिद्दत की वजह से बेहोश हो चुका था। मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ देता, लेकिन अभी मुझे सरदावर को बरामद कराना है, इमरान ने गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहा और फिर वो उन दोनों को वहीं छोड़कर तेजी से भागता हुआ पुराने किले में दाखिल हो गया। मुख्तलिफ राहदारियों में घूमने के बाद
وہ جب ایک راہداری میں پہنچا تو وہاں سیاہ رنگ کی ایک بڑی سی کار موجود تھی جس پر آران کی رجسٹریشن پلیٹ نصب تھی، لیکن کار خالی پڑی ہوئی تھی اور سرداور وہاں ہوتے تو ملتے۔ عمران کی آنکھوں میں حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے زور زور سے سرداور کو آوازیں دینا شروع کر دیں، لیکن پرانے قلعے کے کھنڈرات میں اس کی اپنی آوازوں کی ہی باز گشت سنائی دیتی رہی۔ سرداور کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ عمران مختلف راہداریوں میں دوڑتا رہا، لیکن سرداور کا کہیں اتا پتہ نہ تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے سرداور کبھی اس قلعے میں موجود ہی نہ رہے ہوں۔ عمران نے اپنی تلاش جاری رکھی، مگر کافی دیر تک وہاں چکرانے کے باوجود اسے سرداور کا کہیں پتہ نہ چلا تو اس نے یہی فیصلہ کیا کہ اب جان مکینزو سے ہی اگلوایا جائے کہ سرداور کہاں ہیں۔ اس لیے وہ دوڑتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ قلعہ چونکہ بہت بڑا تھا، اس لیے جنگل کی طرف اس کے بے شمار راستے تھے۔ کچھ تو باقاعدہ راستے تھے اور کچھ راہداری ٹوٹنے کی وجہ سے بن گئے تھے۔ چنانچہ ایک ٹوٹی ہوئی راہداری میں سے ہوتا ہوا عمران قلعے سے نکل کر جنگل میں آ گیا اور پھر تیزی سے دوڑتا ہوا اس طرف بڑھا جدھر وہ جان مکینزو اور ہوپ کو چھوڑ کر گیا تھا۔ مگر وہاں پہنچتے ہی وہ حیرت سے ٹھٹک کر رک گیا، کیونکہ وہاں ہوپ تو پڑا ہوا تھا، البتہ جان مکینزو غائب تھا۔ مسلی ہوئی گھاس کی ایک لکیر سی دور تک جاتی ہوئی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ جان مکینزو ہوش میں آنے کے بعد گھسٹتا ہوا ادھر ہی گیا ہے۔ عمران اس لکیر پر بھاگتا ہوا آگے بڑھا۔ پھر وہ جب ایک درخت کی اوٹ سے نکلا تو اس نے سامنے کھڑے ہوئے ہیلی کاپٹر میں جان مکینزو کو ایک بازو کی مدد سے گھسٹ کر چڑھتے دیکھا۔ رک جاؤ، خبردار، عمران نے چیخ کر کہا اور بے تحاشا ہیلی کاپٹر کی طرف بھاگا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ جان مکینزو اب ہیلی کاپٹر کی مدد سے سرحد پار کرنا چاہتا ہے۔ دوڑتے دوڑتے جب وہ ہیلی کاپٹر کے قریب پہنچا تو اسی لمحے جان مکینزو اوپر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس کی ایک ٹانگ ابھی تک باہر کو لٹکی ہوئی تھی اور پھر عمران نے اس کی ٹانگ پکڑی اور اسے زوردار جھٹکے سے باہر کو کھینچا۔ پنڈلی کی ہڈی چونکہ پہلے ہی ٹوٹی ہوئی تھی، اس لیے عمران کے زوردار جھٹکے سے جان مکینزو بری طرح چیختا ہوا اچھل کر باہر آ گرا۔ اس نے گر کر ایک ہاتھ کی مدد سے کسی چیز کو تھامنے کی بھی کوشش کی ہوگی تو کامیاب نہ ہوا تھا۔ خاصے بہادر ہو جو اس حالت میں بھی اتنی ہمت کر گزرے ہو، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ جان مکینزو نے کراہتے ہوئے کہا۔ سرداور کہاں ہے؟ جلدی بتاؤ ورنہ یاد رکھو میں ہڈیاں توڑنے میں عالمگیر شہرت رکھتا ہوں۔ عمران کا لہجہ اور بھی سرد ہو گیا۔ سرداور عابد علی کے ساتھ پرانے قلعے میں ہیں، جان مکینزو نے جواب دیا۔ لفظوں کے ساتھ ساتھ اس کے منہ سے کراہیں نکل رہی تھیں۔ اوہ، عابد علی، اسے تو میں بھول ہی گیا تھا، مگر وہ دونوں ہی قلعے میں نہیں ہیں، عمران نے جواب دیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ وہیں گئے ہیں، اور کہاں جا سکتے ہیں؟ جان مکینزو کی آنکھوں میں حیرت کے آثار ابھر آئے اور عمران نے جھک کر جان مکینزو کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور دوسرے لمحے وہ اسے کاندھے پر لادے پرانے قلعے کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ ویسے وہ دل ہی دل میں جان مکینزو کی ہمت کی داد دے رہا تھا کہ اس قدر خستہ حالت کے باوجود اس نے جان بچا کر نکل جانے کی سر توڑ کوشش کی تھی، اور اتنا حوصلہ رکھنے والے آدمی کے لیے عمران جیسے آدمی کے دل میں خود بخود نرم گوشہ پیدا ہو جانا یقینی بات تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے جان مکینزو پر مزید تشدد نہ کیا اور اسے اٹھا کر پرانے قلعے کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ عمران کے بھاگنے کی وجہ سے جان مکینزو کے حلق سے کراہیں نکل رہی تھیں، لیکن عمران کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ چند لمحوں بعد وہ اسے اٹھائے ہوئے ایک راہداری میں داخل ہوا اور اندر داخل ہوتے ہی وہ چونک پڑا، کیونکہ اسے گرد آلود فرش پر دو افراد کے پیروں کے نشانات صاف نظر آ رہے تھے۔ عمران جان مکینزو کو اٹھائے ان نشانات کا پیچھا کرتے ہوئے آگے بڑھتا چلا گیا۔ ایک راہداری مڑنے کے بعد دوسری راہداری میں جیسے ہی مڑا، ٹھٹک کر رک گیا۔ یہاں راہداری کی چھت کا ایک حصہ گرا ہوا تھا اور پھر پتھروں کے درمیان اسے دو افراد پڑے ہوئے صاف نظر آ گئے، جن میں سے ایک یقیناً سرداور تھے۔ عمران نے سرداور کو دیکھتے ہی تیزی سے کندھے پر لدے ہوئے جان مکینزو کو فرش پر پٹکا اور جان مکینزو کے حلق سے چیخ سے نکلی۔ اچانک اور مفلوج حالت میں گرنے کی وجہ سے اس کا سر بری طرح فرش سے ٹکرایا تھا۔ عمران اسے پھینکتے ہی تیزی سے پتھروں کو پھلانگتا ہوا سرداور کی طرف بڑھا اور پھر اس نے پتھر ہٹا کر سرداور کو ان کے درمیان سے کھینچا۔ اس کے چہرے پر شدید بے چینی کے آثار نمایاں تھے، کیونکہ سرداور کی حالت سے یہی نظر آ رہا تھا کہ وہ ختم ہو چکے ہیں۔ وہ منہ کے بل پڑے ہوئے تھے۔ عمران نے انہیں تیزی سے پلٹا اور پھر ان کے سینے سے کان لگا دیے، ایک ہاتھ سے نبض تھام لی اور دوسرے لمحے اس کے چہرے پر مسرت سی ناچ اٹھی۔ سرداور ابھی زندہ تھے، ان کی نبض آہستہ آہستہ چل رہی تھی، لیکن ان کی حالت انتہائی مخدوش تھی۔ اگر انہیں فوری طبی امداد نہ مل سکی تو پھر ان کا بچنا محال تھا۔ ان کے سر کی پشت پر خاصی چوٹیں آئی تھیں۔ عمران نے جلدی سے اٹھا کر انہیں کاندھے پر لادا اور تیزی سے واپس مڑا۔ جان مکینزو وہیں
फर्श पर बेहोश पड़ा हुआ था। फर्श से सर टकराने के बाद वो चीख मारकर बेहोश हो चुका था। सरदावर की हालत ऐसी थी कि उन्हें जल्द अज जल्द तिब्बी इमदाद की जरूरत थी, इसलिए एक लम्हे के लिए तो इमरान जॉन मैकेंजो को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ा, मगर दूसरे लम्हे वो ठिठक गया। कुछ भी हो, एक जिंदा आदमी को इस हालत में यहाँ छोड़ देने की उसके ज़मीर ने इजाजत न दी। उसे मालूम था कि जॉन मैकेंजो को कहीं से मदद न मिल सकेगी और वो यहाँ भूख, प्यास और तकलीफ की शिद्दत से एड़ियां रगड़ रगड़ कर आखिर दम तोड़ देगा। और चाहे जॉन मैकेंजो दुश्मन ही क्यों ना था, बहरहाल इंसान तो था। इमरान तेजी से वापस पलटा और फिर उसने एक हाथ से झुककर जॉन मैकेंजो को बाजू से पकड़ा और फिर एक जोरदार झटका देकर उसने उसे दूसरे कांधे पर लादा और फिर दौड़ता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। अजीब सी सूरत हाल थी। दुश्मन और दोस्त दोनों यकसा हालत में उसके कांधों पर मौजूद थे, मगर दोनों ही इंसान थे और इंसानियत के नाते से दोनों यकसा थे। इसलिए इमरान उन्हें उठाए किले से निकलकर हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ता चला गया और फिर थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर फिजा में उड़ता चला गया। हेलीकॉप्टर में दुश्मन और दोस्त दोनों साथ साथ पड़े हुए थे और हेलीकॉप्टर तेजी से शहर की तरफ उड़ा चला जा रहा था।